सर, सबसे पहले आपका नाम जानना वीरेंद्र कुमार शर्मा। सर, ऐसा है कि सरकार ने आपको अधिकृत किया है कि आम लोगों को इंसाफ दिलवाइए, और अभी इंसाफ के लिए आप भटक रहे हैं, आपके परिवार के लोग भटक रहे हैं। तो ऐसे में आम लोग जो हैं वो इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे, सरकार से या कानून से? इंसाफ उनको मिलना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कि जब एक वरीय अधिवक्ता को, जो करीब करीब 36 वर्ष से विधि व्यवसाय में है और जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसको जब इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आम लोगों का तो भगवान ही माने। ऐसा कहा जाता है कि बार एसोसिएशन जो होता है वो काफी मजबूत है, पावरफुल होती है। तो बार एसोसिएशन मदद नहीं कर रही क्या आपको? बार एसोसिएशन में हमने अभी तक कोई मामला नहीं उठाया, इसलिए कि मैं मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मैं समझता था कि मैं सत्य के पथ पर हूँ और मुझे व्यवस्था का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु अब ऐसा लगता है कि बार का या अन्य निकायों का भी मदद लेना। तो सर, ये आप एक अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता हैं, बावजूद आपके साथ ये घटना हुई कि देश के रक्षा करने वाले जो एक सिपाही हैं आपके भाई, उनके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। वो अस्पताल में एडमिट भी थे। मारपीट ही नहीं की गई, बल्कि उन पर जानलेवा प्रहार किया गया और अपराधियों ने अपने तरह से उनको मार ही डाला था, और वो बच गए अगर तो ईश्वर की कृपा है और उनका शायद आयु बचा। हमने उनको भी देखा है, उनसे भी बात की है। उनका ये कहना है कि अभी तक 19 फरवरी की घटना बता रहे हैं, 19 फरवरी से कल तक पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? उसके ऊपर क्या दबाव हो सकता है? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इसके विपरीत पीड़ित परिवार के विरुद्ध एक बिल्कुल झूठा मनगढ़ंत कहानी लगा करके एक उसका प्रतिगामी केस भी दर्ज कराया गया, जबकि उसमें सत्य का एक अंश भी नहीं है, और पीड़ित परिवार को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने की धमकी तक दी गई महुआ पुलिस के द्वारा। और इसका कारण भ्रष्टाचार है, और क्या हो सकता है। सामने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आप लोगों पे मुकदमा किया, झूठा मुकदमा, और आपका आरोप यह है कि उन लोगों ने मारा भी, तो फिर क्या लगता है कि वो पैसे वाले हैं, पैरवी वाले हैं, या फिर कुछ राजनीतिक पहुंच रखते हैं? क्या रखते हैं? पैसा भी उसमें फैक्टर है, और ऐसा भी लगता है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा राजनीतिक हस्तक्षेप का आपको है। शक है? हाँ, हमको इस तरह का शक अब हो रहा है, इसलिए कि मैं पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको आश्वासन दिया, उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए भी महुआ थाना को मेरे समक्ष निर्देश दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो कहा जा रहा है कि आपका एफआईआर जो है उससे पहले उनका एफआईआर रजिस्टर्ड किया। पहले इसलिए उनका एफआईआर पहले हुआ क्योंकि उन्होंने पूर्व नियोजित योजना के तहत यह कार्य किया था और वो सजग थे, और जिसके परिवार का सदस्य मृत्यु और जीवन का संघर्ष कर रहा हो, वो पहले केस को नहीं देखेगा, पहले इलाज को देखेगा। और ऐसे मैंने 19 तारीख को ही एक लिखित सूचना पुलिस को दिया था, इसके बावजूद भी मेरा प्राथमिकी दर्ज किया गया 22 तारीख को। 19 तारीख को जो आपने सूचना दी उसकी रिसीविंग तो आपके पास होगी? बिल्कुल रिसीविंग है मेरे पास, उनकी रिसीविंग है। और पुलिस क्या बोल रही है कि पुलिस क्या, हमने जो प्राथमिकी दर्ज कराया है उसमें भी मैंने इस बात को उद्धृत किया है कि मैंने 19 तारीख को आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, और आरक्षी पुलिस अधीक्षक वैशाली के मौखिक निर्देश के उपरांत 22 तारीख को मेरा प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जबकि जो अपराधी हैं उनके प्राथमिकी को 20 तारीख को ही दर्ज कर लिया जाता है, जबकि उनके पास कोई न जख्म है न जख्म प्रतिवेदन, जबकि
मेरा जो सीटी स्कैन का रिपोर्ट है उसमें स्कल का हड्डी टूट के वहाँ प्रिजर्व रखा गया है एम्स में। इसका हमारे पास सीटी स्कैन रिपोर्ट है और सब मैं रखे हुए। वो तो एम्स जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट थे, जी। वहाँ वो वेंटिलेटर पर भी थे, तो सारा रिकॉर्ड तो हॉस्पिटल के पास भी होगा। सारा रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास भी है और मेरे पास भी सीटी स्कैन का रिपोर्ट है। और ग्रीवस इंजरी के लिए सिर्फ 22 दिनों की अवधि मानी जाती है कि कोई व्यक्ति अगर 22 दिनों तक सामान्य कार्य नहीं कर सकता है तो उसको ग्रीवस माना जाता है। और अभी तक लगभग 3 महीना होने जा रहा है और जो जख्मी है वो अभी तक भी सामान्य कार्य करने में समर्थ नहीं। जो जख्मी है उनसे हमने बात की है तो वो अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, ये तो हमने भी देखा। हाँ हाँ, वो अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं है और सामान्य जीवन वो नहीं यापन कर रहा। वो एक देश के सिपाही हैं, वो अब सामान्य होके फिर अपने ड्यूटी पे जाएंगे। हाँ, सामान्य होके बिल्कुल कार्यरत होंगे। जब उनको फिटनेस दे देगा एम्स तो वो जाएंगे। बिना फिटनेस दिए हुए उनका फिर ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं हो सकता। तो सर, आप वरीय अधिवक्ता के साथ साथ एक देश के सिपाही जिन पर एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण चीजों के लेके मेट्रो बाकी जो भी फैक्ट्रियां उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है और उनके साथ ये किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? अब जो आम लोग हैं वो क्या करें, मतलब कहाँ जाएं, क्या करें इंसाफ के लिए? आम लोगों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। जब हम कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर लेवल का सीआईएसएफ के पदाधिकारी के साथ इस तरह की वारदात होती है और पुलिस प्रशासन जो है उसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, तो फिर आम लोगों की कौन खबर लेगा? ये तो पूरी तरह से लगता है कि अंधकार का वातावरण। आम लोग जब मुसीबत में फंसते हैं किसी भी कानूनी पचड़े में तो वो अधिवक्ता की तरफ देखते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ अधिवक्ता खुद इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, तो आम लोग कहाँ जाए? मतलब कोर्ट की तरफ ना देखे क्या? कोर्ट के तरफ जाएंगे लेकिन कोर्ट का जो प्रोसेस है, जैसे अनुसंधान के दौरान न्यायालय का हस्तक्षेप कानूनन वर्जित है। अनुसंधान के बाद उसका रास्ता खुलता है, उस रास्ते को मैं अख्तियार तो करूंगा ही, लेकिन तत्काल जो होना चाहिए कार्रवाई व्यवस्था की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से, वह व्यवस्था नहीं है। अब हमारे एकमात्र जो आशा की किरण है पुलिस अधीक्षक वैशाली हैं, उनके द्वारा हमको कुछ आश्वासन दिया गया है कि इसमें कार्रवाई सुनिश्चित होगी और उसी का मैं राह देख रहा हूँ। अब कब तक होता है ये तो नहीं कह सकता। सर, एक सवाल और है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपकी बात डीजीपी तक पहुंचती है तो क्या कहना चाहें? जी बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ही पद पर हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर समाज में गलत और सही देखने का अधिकार है, इसलिए उन तक तो पहुंचना ही चाहिए। डीजीपी हैं या रीजनल आईजी हैं, सबों को पहुंचना चाहिए, एसपी साहब को भी पहुंचना चाहिए। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती है और मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। और यह जांच भी एसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है, उस जांच में भी ये बात जरूर ही उभर करके आई। तो सर, एक बात है कि अगर अनुसंधान करने में इतनी देरी हो रही है तो आपको क्या लगता है कि ईमानदारी पूर्वक अनुसंधान किया जाएगा पुलिस के द्वारा? एसपी साहब पर अभी भी मुझे विश्वास है कि उनको करना चाहिए, इसलिए कि यंग है, जैसा कि हमारा इंफॉर्मेशन है, ईमानदार भी है, इसलिए उन पर भरोसा भी है। नीचे का प्रशासन तो उतना ही नहीं किया, कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, उसका जो मुख्य अभियुक्त है और मुख्य रूप से जिसने प्रहार किया उसका नाम तक निकाल दिया गया है एक का, और लोगों को भी निकाल दिया गया है, कुछ लोग जो अनलॉफुल असेंबली के सदस्य थे। एक बड़ी बात सामने उभर के आ रही है कि एफआईआर के मुख्य आरोपी को ही अनुसंधान में निकाल दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं ना कहीं दाल में काला जरूर है। सर, क्या कहेंगे? मुख्य अभियुक्त जो अनुसंधान में उसको निकाल दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ और इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इशारा कर रहा है
और इसके जिम्मेवार अजय कुमार मिश्रा जो सर्किल इंस्पेक्टर थे महुआ के, और अभी वर्तमान केस के जो अनुसंधानक हैं द्विवेदी, उन लोगों ने पूरी तरह से पैसा लेकर के, पैरवी सुन करके किया। हाँ, तो तोड़ मरोड़ केस को, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए वो लोग हर तरह का हथकंडा अपनाए, महुआ पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर और अनुसंधान। ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं। तो आप अधिवक्ता हैं सर, कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है क्या कि अगर इतनी बात हो गई है तो उनके एफआईआर पे कार्रवाई करते हुए आप लोगों के साथ कुछ किया जाए? नहीं, हम लोगों के साथ वो इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको प्रतिरक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोगों के विरुद्ध इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसका कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं है। चिकित्सक ने, जैसा कि हमको अनुसंधानक ने बताया था कि चिकित्सक ने लिखा है कि कोई भी बाह्य जख्म नहीं पाया। तो इसी स्थिति में हम पर कोई बड़ी धारा के अंतर्गत कार्रवाई होना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब सशंकित हैं कि आपके साथ कुछ? सशंकित है। शुरू में तो अनुसंधानक के द्वारा हमारे एक भतीजा को धमकी दी गई थी कि अगर आप जमानत नहीं करा लेते हैं 2 दिन में तो आपको पकड़ लेंगे, ये भी कहा गया प्रारंभ में। अब इधर पुलिस के द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं कही जाती है, लेकिन वो लोग अपराधियों को बचाने के लिए हर तरह का हथकंडा महुआ पुलिस के द्वारा अपनाया। ये भट्टी साहब बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, हमारे रहते सारे पुलिस वाले अच्छे से काम करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, भट्टी साहब कह रहे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, तो उनका बात, लेकिन अब इस केस को की जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा जो भी एक्शंस होगा उसके आधार पर ही हम इस बात को समझेंगे कि क्या उनका कहना है या कहने कथनी और करनी में फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि ये कानून के जानकार जो दिन रात कानून लोगों को इंसाफ दिलवाने का काम करते हैं, वही आज इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो बड़े पदाधिकारी के पास ये बात जब पहुंचती है और कितना इंसाफ मिलता है, ये देखना बाकी है। CT स्कैन जो एम्स का है उसमें रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि राइट लोब जो है वो चोट के कारण 8 mm लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो गया। वो रिपोर्ट देख सकते हैं। नहीं, वो तो मेडिकल रिपोर्ट है, वो डॉक्टरी जानकारी रखने वाले लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो आप देश के जवान हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और यहाँ आप डिफेंस को छोड़ दें, यहाँ आम जिंदगी में आ जाएं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति यहाँ की बनी हुई है पुलिस प्रशासन की, तो कैसे लोग इज्जत से जिएगा? सर्वाइव करना मुश्किल है, या तो दब के जिए और नहीं तो सर्वाइव करना मुश्किल है। आप बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, नहीं तो दबंगों का जो इच्छा होगा उनके अनुसार करिए। अगर हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को, यहाँ के डीजीपी को कुछ संदेश देना चाहें आप, तो क्या देना चाहें? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। जो हमारे कनीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनको सक्रिय किया जाए और उनका नियंत्रण और देख रेख बराबर उच्च स्तर से किया जाए ताकि उनका कार्य प्रणाली ठीक हो। एक देश के सिपाही के साथ ये हादसा हुआ, तब पुलिस सक्रिय नहीं है, तो आम लोगों पे आपको क्या लगता है कितना सक्रिय आम लोगों पर कुछ नहीं, निष्क्रिय रहेगा, उसको दबा देगा, लिपापोती करते। तो इस पुलिस की ऊपर से मॉनिटरिंग होना जरूरी है। और आप पर ऐसा कहा जा रहा है कि सामने वाले दबंग हैं, पैसे वाले हैं, या फिर करना चाहे, तो आप पर क्या वो कुछ नजर भी रखते हैं क्या? ऐसी कुछ जानकारी है क्या आपको? हाँ, नज़र रखते हैं। तो कैसे नजर? कैमरा रखे हुए हैं जो हमारे बाथरूम तक का पिक्चर लेता है, तस्वीर लेता है, किचन तक। सीसीटीवी कैमरा जो लगता है वो अगर हम लगाते हैं तो हमारे हद में रहे, वो हमारे सुरक्षा के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी की निजता का उल्लंघन करें। निजता का तो खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, और इस बात की सूचना हमने 112 नंबर डायल को भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 3 दिन में अड़ जाएगा। उनके कहे हुए को आज हमको लगता है कि करीब 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई।
112 डायल किया था आपने, वो लोग आए थे? हाँ, वो आए थे जब ये लोग फिर हल्ला कर रहा था झंझट करने के मूड में, तो हमने 112 को डायल किया था। तो वो लोग आए थे तो उनको दिखाया था हमने कि इस तरह की स्थिति है। तो उन्होंने कहा था, उससे पूछा था और बोला था कि 3 दिन में, हमको बोले थे कि 3 दिन में हट जाएगा, लेकिन 15 दिन हो गया अभी तो कुछ नहीं हुआ। वैसे ही है, जो हमारे रूम, बाथरूम, किचन सब का लेता है, जबकि हमारे घर में बच्ची जवान है, पत्नी है, तो हमारे निष्ठा का कोई ख्याल नहीं। ये कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज आरोप है कि सीसीटीवी के माध्यम से पड़ोसी के द्वारा इनके घर की मॉनिटरिंग की जा रही है, इनके निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। और इन्होंने इसकी शिकायत 112 नंबर डायल करके किया भी, पुलिस आई भी, जिसे कहा गया कि 3 दिन में हटा लेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि महीनों बीत जाने के बाद भी वो कैमरा अभी भी लगा हुआ है, जो इनके घर के अंदर तक का रिकॉर्डिंग करता है। इनके निजता का खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में फिर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या किसी ऐसे लोगों को जो इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं उनको भी इंसाफ के लिए इतना भटकना पड़ेगा, तो आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? एक मिनट बोला सर, ये केस नंबर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि केस नंबर क्या है? मेरे द्वारा जो कांड दर्ज कराया गया है उसका महुआ थाना कांड संख्या 8824 है, और जो मेरे ऊपर बिल्कुल गलत मनगढ़ंत आरोप लगा करके प्रतिरक्षा में किया गया है उसका कांड संख्या 84 महुआ 8424। एक हमने देखा है, एक छोटा सा मामला है 4 दीवारी का, इसको आपस में बैठ के सलटाया भी जा सकता था। 4 दीवारी का मामला वहाँ कोई मामला ही नहीं, इसलिए मामला नहीं है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने संपूर्ण जमीन में कंस्ट्रक्शन कर लिया है, उनका आगे से बाउंड्री भी है दोनों तरफ से। हम पुराने बाउंड्री को इसलिए कि वो गलत ढंग से सीसीटीवी लगा करके मेरे बहू बेटियों को देखने का प्रयास करते हैं सीसीटीवी में, इसलिए हमने पुराने दीवार पर ऊंचा दीवार का निर्माण किया है, और उनको इससे लगा कि उनको हवा वगैरह या प्रकाश वगैरह नहीं जाएगा, और वो प्लास्टर नहीं कर पाएंगे अपने दीवार में। इसी अनुवांश के चलते उन्होंने जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र करके इस तरह का घटना को अंजाम दिया। तो सीसीटीवी आदमी खुद के सुरक्षा के लिए लगाता है, किसी के निजी जीवन में दखल देने के लिए तो नहीं। लेकिन वहां आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरफ से सीसीटीवी लगाने का क्या कारण हो सकता है। जब हमारे तरफ से बाउंड्री वॉल है ऑलरेडी, तो उनको इस तरफ से तो कोई अपराधी या कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो सीसीटीवी लगाने का उनका उद्देश्य क्या है कि हमारे बहू बेटियों को देखे हूँ। हमारी बहू बेटियां वहां बैठती हैं, क्या कि हमारा देखे होइएगा कैंपस बड़ा है। तो घर में तो घर है तो बहू बेटियां बाहर निकलेंगी, बैठेंगी, तो उनके निजता का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल उनके निजता का भी हनन हो रहा है। तो इसकी शिकायत की है क्या? पता चला कि 112 पे शिकायत मौखिक तौर पर किया है, लेकिन लिखित में अभी तक नहीं किया, क्योंकि अभी जो जानलेवा हमला हुआ जो 307 का बिल्कुल क्लियर कट केस है, उसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इन छोटे छोटे चीजों में क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उसके गाड़ी पर देखिएगा तो IS मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, जबकि वो IS नहीं है, लेकिन दुनिया को बरगलाने के लिए उसने अपने गाड़ी पर ये भी लिख रखा है, वो भी कानूनी रूप से सही। तो कहीं ना कहीं वो क्यों लिख करते हैं ऐसा? दबंगई दिखाने के लिए, या दबंगई दिखाने के लिए, समाज में अपना गलत प्रभुत्व और प्रभाव दिखाने के लिए इस तरह का कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे अभी एडवोकेट साहब से, इनके साथ घटना हुई है, इनके परिवार के साथ घटना हुई है, देश की रक्षा करने वाले इनके भाई जो देश के सिपाही हैं उनके साथ घटना हुई है, और ये खुद अधिवक्ता हैं, पिछले 36 वर्षों से लोगों को न्याय दिला रहे हैं, आज वही न्याय के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वकील साहब को कब और कितना न्याय मिलता है।